ग्लोबल मैक्रो पल्स में आपका वापस स्वागत है। आज हम वैश्विक बाजारों में एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो एक बेहद चिंताजनक विरोधाभास देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये विरोधाभास कोई छोटी मोटी विसंगति नहीं है। वही तो, जब हम वित्तीय दुनिया में सिस्टमिक रिस्क की बात करते हैं, यानी एक ऐसा खतरा जो पूरे सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह ढा सकता है, तो हम हमेशा ऐतिहासिक पैटर्न की ओर देखते हैं। आज का परिदृश्य कुछ वैसा ही है। एक तरफ मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी इक्विटी बाजार अपनी ही एक अलग धुन में मगन है। हाँ बिल्कुल, मतलब S&P 500 0.78% ऊपर है और नैस्डैक 1.29% की शानदार रैली कर रहा है। ये क्लासिक पैराडाइम शिफ्ट है। बाजार एक तरफ युद्ध के नगाड़े सुन रहा है और दूसरी तरफ इक्विटी में आंख बंद करके पैसा झोंक रहा है। बाजार के शोर से परे सीधे हार्ड नंबर्स और चार्ट्स पर नजर डालें तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। डेटा कभी भावनाओं में नहीं बहता। तो बॉन्ड और कमोडिटी बाजार क्या संकेत दे रहे हैं? वे इस सिस्टमैटिक रिस्क को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्राइस इन कर रहे हैं। आज सुबह के डेटा पर नजर डालिए। स्पॉट गोल्ड ने अपने सभी की रेजिस्टेंस स्तरों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। सोना अब $5141 प्रति ऑन्स के एक ऐतिहासिक स्तर पर ट्रेड कर रहा है। $5141, ये तो अभूतपूर्व है। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही चांदी भी $83.54 पर आ गई है। ये सिर्फ एक सेफ हेवन की सामान्य मांग नहीं है, ये शुद्ध रूप से पैनिक बाइंग है। लोग डर के मारे सोना खरीद रहे हैं। और करेंसी मार्केट का क्या हाल है? वहां भी यही पैनिक है? देखिए, डॉलर इंडेक्स गिरकर 98.82 पर आ गया है, जबकि 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 4.10% पर स्थिर है। यहाँ जो वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है वो साफ बता रहा है कि स्मार्ट मनी खुद को बड़े खतरे से बचाने की तैयारी कर रहा है। मतलब बॉन्ड बाजार और कीमती धातुएं उस खतरे का अलार्म बजा रही हैं, जिसे इक्विटी बाजार फिलहाल पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। बॉन्ड बाजार को हमेशा इक्विटी बाजार से ज्यादा समझदार माना जाता है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इस भू राजनीतिक संकट की परतों को थोड़ा और गहराई से खोलते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वे सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयानों से साफ है कि हम किसी छोटे मोटे झड़प की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके आकलन के अनुसार ये संघर्ष 8 सप्ताह या उससे अधिक समय तक खिंच सकता है। बिल्कुल, और सबसे चिंताजनक बात यह है कि हमलों का केंद्र अब तटीय ठिकानों तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष अब अंतर्देशीय यानी अंदरूनी और रणनीतिक क्षेत्रों की ओर मुड़ रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वे एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और ईरान का डिमोना परमाणु रिएक्टर वाला बयान, वही तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर सत्ता परिवर्तन का कोई भी प्रयास होता है तो ईरान सीधे इजरायल के डिमोना रिएक्टर और पूरे क्षेत्र के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। इस बीच अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स कुछ ही दिनों में यूके के सैन्य बेस पर उतरने वाले हैं। जो कि कोई रूटीन अभ्यास नहीं है। एकदम नहीं, ये एक रणनीतिक तैनाती है। निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा को काटने का स्पष्ट खतरा है। और यहीं पर मेरे सप्लाई चेन के चार्ट्स इस तस्वीर को एक आर्थिक दुष्स्वप्न में बदल देते हैं। जब ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी मिलती है तो बाजार तुरंत कच्चे तेल में रिस्क प्रीमियम जोड़ देता है, जिसका असर हम कीमतों पर देख ही रहे हैं। बिल्कुल। WTI क्रूड उछलकर $76 के पार है और ब्रेंट क्रूड $82.51 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। लेकिन बात सिर्फ तेल की कीमतों की नहीं है। फिजिकल सप्लाई चेन में जो उथल पुथल मची है वो असली कहानी बयां कर रही है। आप सऊदी अरामको के कदम की बात कर रहे हैं? हाँ, सऊदी अरामको वैश्विक तेल आपूर्ति का दिल है। जब वे सुरक्षा कारणों से अपने कच्चे तेल के निर्यात को लाल सागर के याम्बू बंदरगाह की ओर मोड़ने का फैसला करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि मुख्य शिपिंग मार्ग अब सुरक्षित नहीं है। और इसके ऊपर से कतर का फैसला। कतर ने LNG का उत्पादन पूरी तरह से रोक दिया है। गैस बाजार के लिए ये एक ब्लैक स्वान इवेंट है। और धातुओं को देखिए, बहरीन एल्यूमिनियम ने फोर्स मेजर घोषित कर दिया है। फोर्स मेजर मतलब हालात उनके नियंत्रण से बाहर है? बिल्कुल, वे डिलीवरी के वादे पूरे नहीं कर सकते। इसी कारण एल्यूमिनियम की कीमतें 2022 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर हैं। ये सिर्फ युद्ध का संभावित खतरा नहीं है, ये वैश्विक कमोडिटी आपूर्ति श्रृंखला का एक व्यवस्थित पतन है। और ये पतन सिर्फ कमोडिटीज तक सीमित नहीं रहने वाला है।
अगर हम इस पैराडाइम शिफ्ट को व्यापक नजरिए से देखें तो हम फिस्कल डोमिनेंस और एक नए आक्रामक व्यापार युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं। आप टैरिफ वाली खबर की ओर इशारा कर रही हैं? हाँ, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने इस सप्ताह से 15% टैरिफ लागू करने की स्पष्ट पुष्टि कर दी है। ये कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं है, ये एक ऐसा नीतिगत बदलाव है जो वैश्विक व्यापार के गणित को रातों रात फिर से लिखेगा। लेकिन इसमें यूरोप को जो छूट मिली है वो बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, यूरोपीय संघ ने अमेरिका से कूटनीतिक बातचीत के जरिए नो टैरिफ वादा हासिल कर लिया है। यूरोप से आने वाले माल पर कोई नया कर नहीं लगेगा। ये सहयोगियों को बांटने और राज करने की क्लासिक रणनीति है। यूरोप को राहत है, लेकिन एशिया के मैन्युफैक्चरिंग हब को इसका भारी बोझ उठाना पड़ेगा। और इस नो टैरिफ वादे का तकनीकी प्रभाव हमारे सामने स्क्रीन पर एकदम स्पष्ट है। पूंजी हमेशा कम से कम प्रतिरोध वाले रास्ते की ओर बहती है। अभी वो रास्ता यूरोप है। यही कारण है कि जर्मनी का डैक्स इंडेक्स आज इतना ऊपर है। बिल्कुल, डैक्स 1.74% की शानदार छलांग लगाता है। लेकिन इसके विपरीत एशिया के बाजारों की तस्वीर पूरी तरह से लाल है। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 25,000 के महत्वपूर्ण स्तर को तोड़कर 2% से ज्यादा गिर गया है। ट्रेडिंग के दौरान तो ये 3% से ज्यादा टूट चुका था। इसे ही हम वित्तीय भाषा में कैपिचुलेशन कहते हैं। निवेशक बस भारी नुकसान सहकर भी बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। चीन के शेयर बाजार भी भारी दबाव में हैं और कारण सिर्फ अमेरिकी टैरिफ नहीं है। उनका घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी तो गिरा है। हाँ, पीएमआई गिरकर 49% पर आ गया है, जो आर्थिक संकुचन का स्पष्ट संकेत है। और एशिया में स्थिति कितनी गंभीर है ये दक्षिण कोरिया को देखकर समझा जा सकता है। वहां की सरकार को 100 ट्रिलियन वॉन की बाजार स्थिरीकरण योजना को स्टैंड बाई पर रखना पड़ा है। 100 ट्रिलियन वॉन! जब किसी सरकार को इतने विशाल बेलआउट फंड के साथ उतरना पड़े तो समझ लीजिए कि बाजार में वॉलेटिलिटी स्क्यू यानी भविष्य में भारी उतार चढ़ाव का डर अपने चरम पर है। बिल्कुल, ये फंड खतरे का एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि हम सतह के नीचे कितने अस्थिर दौर से गुजर रहे हैं। और जब राज्य और बाजार ऐसे टकराते हैं तो निवेशकों को केंद्रीय बैंकों की लिक्विडिटी साइकिल को बहुत ध्यान से समझना होता है, जो कि इस समय सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के भीतर जो नीतिगत खींचतान चल रही है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। फेड के अधिकारी मिलान का मानना है कि मार्च की बैठक में रेट कट करना बिल्कुल जरूरी है। वे इस साल पूरे 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती चाहते हैं। 100 बेसिस पॉइंट्स बहुत होते हैं इस माहौल में। उनका तर्क है कि भू राजनीति उनके आर्थिक दृष्टिकोण को नहीं बदलती, लेकिन दूसरी ओर हैमैक का तर्क इसके बिल्कुल विपरीत है। उनका मानना है कि मुद्रास्फीति के खतरे को देखते हुए दरों को लंबे समय तक स्थिर रखना चाहिए। और वॉश का नॉमिनेशन भी तो है। हाँ, वॉश को फेड चेयरमैन पद के लिए नामित किया गया है। उनका नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब फिस्कल डोमिनेंस के कारण बॉन्ड बाजारों में पहले से ही तनाव है। सवाल ये है कि क्या फेड लिक्विडिटी का नल खोलेगा या महंगाई के डर से हाथ बांधे रखेगा। इस गंभीर दुविधा को अगर हम आज सुबह आए मैक्रो डेटा के लेंस से देखें तो बाजार की उम्मीदें और जमीनी वास्तविकता आपस में बुरी तरह टकरा रही हैं। एडीपी रोजगार के आंकड़े क्या कह रहे हैं? एडीपी के आंकड़े अभी अभी आए हैं और उन्होंने चौंकाते हुए 63,000 नई नौकरियों का सृजन दिखाया है। ये 50,000 के अनुमान से कहीं अधिक है। डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अभी भी काफी ताकत है। तो इसके हिसाब से तो फेड को दरें कम करने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। नियम तो यही कहता है, लेकिन यही सबसे बड़ा पेच है। अगर आप 2 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड को देखें, जो फेड की ब्याज दरों का सबसे संवेदनशील संकेतक है, तो वो गिरकर 3.56% पर आ गई है। ये तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक डिस्कनेक्ट है। बिल्कुल। मजबूत रोजगार के बावजूद 2 वर्षीय यील्ड का इतना नीचे होना साबित करता है कि बॉन्ड बाजार फेड से कह रहा है कि हमें रोजगार के आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम के अंदर कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला है, इसलिए जल्दी दरें घटाओ। बाजार आक्रामक रेट कट की उम्मीद कर रहा है। हाँ, क्योंकि सिस्टम के भीतर जो सिस्टेमिक रिस्क पनप रहा है उसे संभालने के लिए सस्ती पूंजी की सख्त जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो एक तरफ मध्य पूर्व में भू राजनीतिक आग है, दूसरी तरफ टैरिफ वॉर है और बीच में फेडरल रिजर्व की उलझी हुई लिक्विडिटी साइकिल है। पोर्टफोलियो के लिए इसका क्या अर्थ है? निवेशकों को रणनीति बदलनी होगी। मेरे रणनीतिक नजरिए से जब राज्य और केंद्रीय बैंक व्यापार युद्ध की तैयारी कर रहे हों तो सोने जैसी वास्तविक संपत्तियां अल्टीमेट हेज बन जाती हैं।
हम उस युग में वापस जा रहे हैं जहां फिएट करेंसी पर से भरोसा कम हो रहा है। और सरकारें बेतहाशा पैसा खर्च कर रही हैं। बिल्कुल। फिस्कल डोमिनेंस के इस नए युग में जहां युद्ध और बेलआउट्स पर अंधाधुंध पैसा खर्च हो रहा है, क्या महंगाई एक बार फिर अपना बदसूरत सिर उठाएगी? इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध और कड़े टैरिफ प्रचंड मुद्रास्फीति लेकर आते हैं। ऐसे में केवल वास्तविक संपत्तियां ही पूंजी की रक्षा कर पाती हैं। ये बहुत प्रासंगिक चेतावनी है। मैं भी निवेशकों को एक स्पष्ट सलाह देना चाहूंगा। अपनी भावनाओं को किनारे रखिए और ठंडे दिमाग से डेटा और प्राइस एक्शन पर ध्यान दीजिए। भावनाओं में ट्रेड करना इस बाजार में खतरनाक है। वित्तीय आत्महत्या के समान है। आपको देखना होगा कि पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व के हालातों के कारण कॉस्को जैसी शिपिंग कंपनियों ने अपनी नई बुकिंग पूरी तरह रोक दी है, जिसका असर शिपिंग शेयरों पर दिखा है। भारी गिरावट आई है। ये एक लॉजिकल रिएक्शन है, लेकिन दूसरी तरफ एआई और टेक कंपनियों का प्रदर्शन देखिए। आज के इस लाल बाजार में भी एनवीडिया 1% ऊपर है और AMD 5% से ज्यादा ऊपर है। क्योंकि बाजार मान रहा है कि तकनीकी प्रगति नहीं रुकेगी। बिल्कुल। डर के माहौल में टेक को एक सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को इस वॉल्यूम डाइवर्जेंस के आधार पर चतुराई से एडजस्ट करना होगा। और चूंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं, बाजार की अगली चाल कुछ प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। हमारे श्रोताओं को किन इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए? बाजार पर नजर रखने वालों को अपनी घड़ियां भारतीय समयानुसार यानी IST पर सेट कर लेनी चाहिए। इन आंकड़ों पर कड़ी नजर रखें। आज रात ठीक 8:15 बजे फ्रांस का औद्योगिक उत्पादन डेटा आएगा, जो यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग सेहत बताएगा। हाँ, फिर आज रात 10:30 बजे यूरोजोन की रिटेल बिक्री के आंकड़े जारी होंगे। उसके बाद कल सुबह 8 बजे अमेरिका के जॉबलेस क्लेम्स और आयात मूल्य सूचकांक का डेटा आएगा। ये टैरिफ के प्रभाव का पहला संकेत दे सकता है। बिल्कुल। फिर कल सुबह 9:30 बजे अमेरिका का ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स जारी होगा। इससे पता चलेगा कि शिपिंग संकट का असल असर कितना है। और अंत में कल दोपहर 12:45 बजे फेडरल रिजर्व की गवर्नर बोमन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। बाजार इस भाषण के हर शब्द का विश्लेषण करेगा, जो भविष्य की ब्याज दरों की दिशा तय कर सकता है। बेहतरीन। ये सभी डेटा पॉइंट्स हमें इस विशाल मैक्रो पजल को समझने में मदद करेंगे। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक बड़ा और दार्शनिक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। हम सभी दिन रात ब्याज दरों, लिक्विडिटी साइकिल और मुद्रास्फीति पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या हम असली खेल को नजरअंदाज कर रहे हैं? एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूरोप की गैस काटने की धमकी और उसी समय मध्य पूर्व में ऊर्जा आपूर्ति का बाधित होना। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। क्या ये स्पष्ट संकेत है कि दुनिया का अगला बड़ा पैराडाइम शिफ्ट सिर्फ ब्याज दरों पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि ये पूरी तरह से ऊर्जा और कमोडिटी के एकाधिकार पर टिका होगा? जो देश या गुट ऊर्जा की आपूर्ति को नियंत्रित करेगा, वही भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। असल ताकत उसी के पास होगी जिसके पास रिसोर्सेज होंगे। निवेशकों को दीर्घकालिक पोर्टफोलियो बनाते समय इस कठोर भू राजनीतिक यथार्थ पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। सही कहा। आज की दुनिया में सिर्फ शोर से बचकर असली डेटा और ट्रेंड्स को पहचानना ही सफलता की कुंजी है। कर्व से आगे रहें। ये ग्लोबल मैक्रो पल्स है। डिस्क्लेमर, यह चर्चा केवल सूचना के लिए है। वित्तीय सलाहनी। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। यू नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट।